मॉर्निंग, मेरा नाम है सतीश और वेलकम है आप सभी का आज के करंट अफेयर की क्लास में। सो बिफोर गोइंग एंड बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट से थैंक यू टू एवरीवन। आप लोगों का इतना प्यार इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग, आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली एक चीज़ मुझे समझ आई कि प्यार में बड़ी ताकत होती है भाई जिस तरह से आप लोगों ने शो किया। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, बट आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, शायद हो सकता है मैं राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। ये जो जर्नी मैंने शुरू की है बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, एंड बिलीव मी इसे कंटिन्यू रखेंगे आपकी जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती। मुझे हज़ारों से लाखों से मतलब नहीं है, मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लो, उनकी लाइफ चेंज कर लो और उनको वही चीज़ सिखा दो। तो यही एक्चुअली दस्तूर है, क्योंकि टॉप पे तो कोई रहता नहीं, कभी मैं, कभी कोई और, कभी कोई और, इसलिए ये चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को अच्छा हेल्प लग रहा है तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, दबा के लाइक कमेंट शेयर ये वो करते रहिए। बाकी मैं अपनी जो जिस पावर के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसके साथ करता रहूंगा। ऑलराइट, बट ये है कि कनेक्शन बना के रखना भाई साहब मेरे साथ, बाकी को चक्कर नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर आपको आपके JKSSB के लिए करंट अफेयर की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का, अगर मैं इंडिया की जगह कंट्री बोलूं, क्या वो सही होगा या गलत होगा? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इंडिया की जगह कंट्रीज लॉन्गेस्ट बोलूं तो वो आप लोगों की नज़र में सही होगा या गलत होगा? भाई सही होगा, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में यही मैनिपुलेशन की जाती है वर्डिंग की, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूँ आप लोगों को लैंग्वेज के चक्कर में, ठीक है। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रबर डैम है, ठीक है, वो किस स्टेट में इनैगोरेट हुआ है? बताओ किस स्टेट में इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम जो है वो इनैगोरेट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार, ठीक है, आंसर है बिहार। अब सुनो, अब बिहार में हुआ है तो जाहिर सी बात है यार, इस चीज़ के रिलेटेड तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा नहीं, कुछ और चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है बिहार के रिलेटेड, क्योंकि ऐसे तो हमें कभी टाइम मिलेगा नहीं सेपरेटली कुछ याद करने का। तो जब हम रैंडमली कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड जब हम थोड़ा सा कंटेंट और पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअल में जो आंसर है वो नहीं भूलता है। इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आप लोग इसे एज अ बिहार याद रखोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा जब तक उसके साथ कोई स्टोरी या कोई 4-5 लाइनें और ना जुड़ी हो। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो स्टोरीज पढ़ता है, स्टोरीज को याद रखता है, ना कि सिंगल वर्ड को। इसीलिए आपको अक्सर एक इंसान का नाम भूल जाता है बट उसकी कही हुई बात नहीं भूलती, ठीक है। चलिए, अब बिहार के रिलेटेड हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए? पहले तो सीएम, क्या नाम है सीएम का भाई? बिहार के सीएम का क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो डैम बना है ये किस रिवर पे बना है? किस रिवर का स्पेलिंग गलत हो गया, किस रिवर पे बना है? दैट इज फाल्गु रिवर, ठीक है, फाल्गु रिवर पे ये रबर डैम जो है बना है। ये दो चीज, ये सीएम का नाम याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भाई रिवर का नाम आप जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज वॉन एशिया कप 2020 टाइटल? मैं 100% गारंटी देता हूँ आप सभी को पता होगा, क्रिकेट प्रेमियों को तो 100% पता होगा। इसका जो आंसर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि एशिया कप 2020 टाइटल जो है वो किन्होंने जीता, तो आंसर है क्या? आंसर है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने जीता। अब ये जो आप सभी को पता है कि श्रीलंका ने जीता, बट क्वेश्चन कभी भी इस तरह से नहीं आएगा, वो पता मैक्सिमम लोगों को पता होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हु बॉर्न सिक्स्थ एशियन कप 2020 टाइटल। जब कभी ये वर्ड जुड़ जाता है ना भाई तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ईयरली फिर हम याद रख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जब वो 6th लिखेंगे ना तो वो साल हटा देंगे, क्योंकि साल से अंदाजा हो जाता है कौन से साल की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो श्रीलंका ने एशिया कप जो जीता है 2020 वाला, वो कौन सा एडिशन था एशिया कप का? 6th, ठीक है, मतलब 6वां एशियन कप टाइटल था जो उसने जीता है। अब ये मैच कहाँ हो रहे थे भाई? ये दुबई इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं इसको, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे थे। अब कब हुए वो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, 11 सितंबर 2022 में इन्होंने जीता था, ठीक है।
मेजरली कोई क्या चीज़ें याद रखनी है, श्रीलंका तो आप सभी को पता होगा, लेकिन 6th एडिशन था वो एशियन कप का, एशिया कप टाइटल का, जो इन्होंने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करो, फ्री में करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे हम पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विल होस्ट G20 लीडर्स समिट इन विच ईयर। आपको बताना है कि इंडिया जो है G20 लीडर्स की जो समिट होने जा रही है इंडिया में, फाइनली वो किस ईयर में होने जा रही है। ठीक है, तो आंसर है क्या, आंसर है 2023। ठीक है, और अगर हम इसके डेट की बात करें तो दैट इज सितंबर 9-10 2023 में कंडक्ट जो है मतलब होने जा रही है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट किया गया। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये थोड़े पुराने भी हैं, पुराने मतलब कुछ मतलब मिक्स है, कुछ सितंबर के भी हैं, बीच में भी रहेंगे। मैं सारी चीज़ें कराऊंगा क्योंकि अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के ही मतलब इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर आता है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा मेन मकसद यही है कि 29 नवंबर को जो पेपर होने वाला उसमें काफ़ी बच्चों को हेल्प हो जाए। क्लियर है? चलो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने बताया कि किनको न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज आर वेंकटरमनी। ठीक है, वेंकटरमनी। अब बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एडवोकेट है, ठीक है, ये वकील हैं। उसके बाद इनका मतलब अभी जो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, कब हुआ है? इनका अपॉइंटमेंट हुआ 28 सितंबर 2022 में। कितने साल के लिए हुआ है भाई? 3 साल के लिए हुआ है। और ये पर्सन्स कहाँ से, ये जेंटलमैन कहाँ से? ये तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इनमें से अगर आप ये चीज़ ना भी याद रखो, ठीक है, ये चीज़ और ये मतलब डेट कब इनको अपॉइंट किया, कितने साल के लिए किया, कितने साल के लिए किया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा दिया। ओके, और कहाँ से है ये मैटर नहीं करता, ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। इवन आपको नाम से भी पता लग जाएगा कि कहाँ से है अगर आप थोड़े ऑब्जर्वर हुए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सा बैंक, विच बैंक बिकम द फर्स्ट इन इंडिया, मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जो इंडिया में फर्स्टली बना है, किस चीज के लिए? टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, मतलब जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू किया है। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज HDFC। ठीक है, और देखो ये जो पूरी चीज इन्होंने लिखी है ना, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या सही होगा गलत होगा? भाई सही होगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। कभी भी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मैं एक चीज बताऊं, एग्जामिनर कोई तोहफा वाले क्वेश्चन नहीं डालता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को रीड करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं। हम लोगों का मेन जोर होता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने माइंड में डालना, वहीं पे हम गलती कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो भाई हमारी ईगो तो सेटिस्फाइड कर देता है, बट कहीं ना कहीं हमारी जो एक्चुअल में बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, उनको ब्लर कर देता है। ठीक है, मैं वर्ड्स को इसलिए आपको रीडिफाइन करता हूँ कि आपको पता लगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक बीजी अगर इस तरह से लिखा हो, अगर आपको पता होगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों के माइंड में आइडिया होगा, अदरवाइज आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, चलो अब कौन सा बैंक है? HDFC पहला बैंक बना है इंडिया का जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अकेला तो नहीं किया होगा, अब किसके साथ पार्टनरशिप करके किया? क्योंकि HDFC इज एन इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक, ओके, गवर्नमेंट तो नहीं है। अब इनका जो पार्टनरशिप थी, इसकी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इनका किन के साथ है? इनका पार्टनरशिप हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है, सर्विस लिमिटेड। क्लियर है? इनके साथ इनका पार्टनरशिप हुआ, किसका? HDFC बैंक का पार्टनरशिप हुआ किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, NESL ऐसे लिखूं, तो ये भी सही होगा भाई, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना इस चीज़ को।
अब क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं। पहला तो इशू किया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने, एचडीएफसी ने। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विद विच कॉर्पोरेशन और लिमिटेड हैविंग अ पार्टनरशिप विद एचडीएफसी बैंक टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। क्लियर है भाई? आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन में पूछा है कि एज पर यूएन रिपोर्ट, आप सभी को पता है यूएन एक ऐसी इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसका मेन मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह की खूबसूरती, एक तरह से पीस, एक तरह से जिनको मतलब प्रॉब्लम है थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको कहते हैं, उनको हेल्प की जाए। मतलब एक तरह से मैं आपको क्या बताऊं, देखो अगर आपने यूएन में पढ़ा होगा तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं करने बैठा तो बहुत लंबा टॉपिक है। तो वो मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं शुरू होता हूँ फिर बंद होने का नाम नहीं लेता, तो कई लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। चलो हम रिसेंट बात करते हैं। देखो अब हाँ, यूएन क्या है, यूएन रिपोर्ट जाहिर करता है कि कहाँ पे चीज़ें कहाँ क्या हुई, ज़्यादा हुई या कम हुई, किस जगह पे कहाँ इफेक्ट हुआ। तो वही यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन एक पूछा है कि हाउ मेनी पीपल ग्लोबली, ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन 2021। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको ये बताना है कि कितने लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, कितने लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। ठीक है, लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। तो इसका पहले तो मैं आंसर बता दूं, फिर मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसका आंसर है 15 मिलियन। कितना? 50 मिलियन। देखो 10 लाख का ना 1 मिलियन होता है। ठीक है, अब आप खुद देख लो, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करो, आपका हिंदी में आंसर आ जाएगा, मतलब 500 लाख पीपल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? इतने लोग हैं जो मॉडर्न स्लेवरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब सुनो भाई क्यों जी रहे हैं। देखो आप सभी को पता है कि कोरोना जब शुरू हुआ, कोविड-19 जब शुरू हुआ, तो हुआ यूँ कि कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती है ना, लाइक जैसे बांग्लादेश हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इजिप्ट हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं अफगानिस्तान हो गया, तो इवन इंडिया भी उसी का पार्ट है। इंडिया कौन सा इतना ज़्यादा मतलब सिस्टम वैसा हो गया, लेकिन चलो अब होता पता क्या है यार, कई जगहों पे ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, तो होता यूँ है कि हम लोग जो बना पाते हैं, हमारे कंज्यूमर ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि हमें फिर बाहर से चीज़ों को मंगवाना पड़ता है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो अब बाहर से कोई बंदा हमें कुछ देगा, अपना फ़ायदा खट के ही देगा, ऐसा तो है नहीं कि ले जाओ भाई। तो उस चक्कर में हम लोग कुछ कर नहीं पाते ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब ज़्यादा आउटपुट वाले जो होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रील्स और टिकटॉक वाले हैं। अगर आप टिकटॉक रील्स देखो तो वो लोग भी तो बाहर के हैं जिन्होंने यहाँ ऐप लॉन्च करी है। तो मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बस इतना कहूँगा कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, उनको लगा कि भाई अब सब ना ख़त्म होने वाला सीन, तो एक काम करते हैं। इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा मैरिजेस हुई थी, शादियाँ हुई थी। ठीक है, अब आप लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में, कोविड-19 पीरियड में, हो सकता है आपके वहाँ ना हुई हो, बट एक्चुअल में एक बहुत फोर्स मैरिज जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इस कोविड पीरियड में। और यही एक रीज़न है कि 2021 में जो मॉडर्न स्लेव वर्ड्स तो आपको पता लग ही गया होगा यार, गुलाम को बोलते हैं, है ना। तो मतलब एक गुलामी की ज़िंदगी जो है जी रहे हैं, चाहे वो इन टर्म ऑफ फाइनेंस हो या इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। ठीक है, बस आपको ज़्यादा मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है मॉडर्न स्लेवरी 2021 में अप्रॉक्स कितने ग्लोबली लोग हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट जो जी रहे हैं, दैट इज़ 50 मिलियन। 50 मिलियन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया करके कैसे करते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। बताओ भाई, मैंने क्या बोला था, कभी फर्स्ट हो और ऊपर से वुमेन हो तो क्वेश्चन की 110% जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, होना भी चाहिए, नो डाउट। आई एम नॉट अपोजिंग दिस थिंग, इट शुड बी मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यू चीज़ें निकलती हैं। तो बताइए कौन सी है वो महिला जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडियन महिला जिन्होंने 2 मेडल्स लाए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो आंसर जो है दैट इज़ विनेश फोगाट। क्या आंसर है? विनेश फोगाट। अब बेसिकली इनका अभी जो लास्ट मेडल की अगर हम बात करें तो इनका ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, क्या कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल था। कितनी? 53 kg कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब रिसेंटली इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में कौन सी ट्राइब को इंक्लूड किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गॉन्ड्स। ठीक है, अब कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो आपको एक मिनिस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा आपने, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सुना है ना? ट्राइबल अफेयर्स भाई इनके द्वारा, मतलब प्रपोजल था वहाँ पे, फाइनली इस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया और फाइनली जो गॉन्ड्स ट्राइब्स हैं इनको इंक्लूड किया है शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आप लोगों का 9th वाला कि इंडिया का फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला मैंने? फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भाई क्वेश्चन ये जो वर्ड है ना इनमें दम नहीं है। ठीक है, दम कब होता है? जब ये फर्स्ट टाइम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टार्ट होता है, प्लांट होता है। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो किस स्टेट में लॉन्च हुआ है इंडिया के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये दो, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है। अब आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह? तिरुपति, तिरुपति में लॉन्च हुआ है और लागत कितनी है? 165 करोड़ की लागत के साथ ये जो प्लांट है सेटअप हुआ है। आप सभी को पता है भाई पेट्रोल स्टोरों का जमाना जाने वाला। अब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक अब चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक तारों के साथ तो जाएंगी नहीं, बात आएगी किसकी? बात आएगी बैटरियों की। तो भाई ये वही सिस्टम है लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग, समझ गए ना आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है हु विल बी दी होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022। तो मतलब फीफा वर्ल्ड कप अंडर वुमेन क्या बोलते हैं इसको, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करोगे। ठीक है, बहुत इजी आंसर है एंड मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम बच्चों को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज का कैसा लगा ये आपको लेक्चर? प्लीज़ अगर आप सुनते हो ना तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है अप्रिशिएट, यू मस्ट अप्रिशिएट अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी। इससे होता कुछ नहीं है, बस सामने वाले का ना पंप मिल जाता है कुछ और बेटर करने का। तो ऐसे समझ लो कि जितना हो सकता है मुझे पंप दो, मैं आप लोगों के लिए उतना ही दिन रात काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो पक्का करना भाई, और कमेंट करके आपको जो भी मुझे बोलना हो बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।